जैसे ही मेरी निगाह इस पर पड़ी, दहशत के मारे मेरा सारा बदन झंझना उठा। ये सपेरा वही देहाती बूढ़ा था जिसको मैंने कानपुर के स्टेशन पर देखा था और जिसने झांसी के स्टेशन तक हमारा ताकुब किया था और हमारे ख्याल में जो झांसी में ही रुक गया था और जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि यह CID का आदमी है और कमांडो खालिद का पीछा कर रहा है। तब मुझ पर इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि यह बूढ़ा देहाती सपेरा है और कमांडो खालिद का नहीं बल्कि मेरा पीछा कर रहा था। इसने अपने इल्म के ज़ोर से या मेरे जिस्म से निकलने वाली ख़ास बू की वजह से महसूस कर लिया था कि मैं हकीकत में सांप नहीं हूँ, इंसान हूँ जिसने सांप का रूप इख्तियार कर रखा है। अब ये बात साबित हो गई थी कि वो मेरा पीछा इसलिए कर रहा था कि मुझे पकड़कर अपने कब्जे में करना चाहता था। वो ऐसा क्यों करना चाहता था ये मुझे मालूम नहीं था। बहरहाल जब मैंने बूढ़े देहाती को सपेरे के लिबास में पहचान लिया और ये हकीकत भी मुझ पर खुल गई कि वो मुझे पकड़ने के इरादे से आया है और अब मेरी खैर नहीं है, तो मैंने अपनी जिस्म की सारी ताकत और इंसानी जहन की पूरी कुव्वत इरादी को जमा करके अपने आप को वहाँ से भगा कर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं जब भी अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश करता मुझे बीन की ताल का झटका सा लगता और मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे सांप वाले बदन में ताकत नहीं रही और मैं इंतहाई कमज़ोर हो चुका हूँ। अय्यार बूढ़ा सपेरा भी शायद मेरी कैफियत को भांप गया था। इसने बीन की लय और तेज कर दी और मुझसे कोई 10 गज के फासले पर आकर ज़मीन पर बैठ गया और बीन बजाते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ खिसकने लगा। इसके कंधे से एक कपड़े का थैला लटक रहा था जिसमें ज़रूर सांपों को बंद करने वाली पिटारी होगी। मैं जलेबी की तरह बैठा हुआ था, मेरी गर्दन ऊपर को उठी हुई थी और फन खुला था। मेरे दिल में ख्याल ज़रूर आया कि मैं इंसानी आवाज़ निकाल कर इसे डरा दूँ, इसे कहूँ कि मैं शिवजी महाराज का ख़ास सांप हूँ और अगर इसने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इस पर देवताओं का अजाब आएगा। लेकिन ये सोचकर मैंने फ़ौरन इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि अभी तो सपेरे का कयास ही है कि मैं इंसानी सांप हूँ। अगर मैंने इसके साथ इंसानी आवाज़ में बात की तो उसका पूरा यकीन हो जाएगा कि जिस सांप की इसे तलाश थी वो मैं ही हूँ और फिर तो ये किसी सूरत में मुझे नहीं छोड़ेगा। चुनाचा मैंने अपनी तरफ से अपने इंसान होने का राज ही राज रहने दिया, क्योंकि मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि इंसानी आवाज़ में बोलने के बाद भी मेरे अंदर कोई ख़ास ताकत पैदा नहीं हो जाएगी और मैं फिर भी सपेरे के हाथों पकड़ा जाऊंगा। चुनाचा मैं इंसानी आवाज़ में बोलने की बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सपेरा मेरे इस कदर करीब पहुंच गया था कि मुझे इसकी सुर्ख आंखें साफ नजर आ रही थी जो अंगारों की तरह दहक रही थी और बगैर पलके झपके मुसलसल मेरी तरफ घूर रही थी। सपेरा अपनी बीन को लेकर बेहद तेज करता जा रहा था। गर्मी का मौसम नहीं था मगर इस बूढ़े सपेरे की पेशानी से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं है। मेरा फन लहराने के बजाय डोलने लगा था। मेरा फन भी अपने आप सिमटा जा रहा था। मैं कोशिश करके सर को ऊपर उठाता तो फिर नीचे को गिर पड़ता। मेरा इंसानी जहन पूरी तरह बेदार था और फरार होने की तरकीबें धड़ाधड़ सोच रहा था। मैंने सोचा कि मुझे जोर जोर से चिल्लाना और मदद के लिए पुकारना शुरू कर देना चाहिए। मेरी आवाज़ सुनकर खुफिया कमीनगाह से जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी लोग ज़रूर मेरी मदद को पहुँच जाएंगे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि सपेरे ने पलक झपकने में अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर मुझे गर्दन से पकड़ लिया। इसका हाल लगते ही जैसे मेरी आवाज़ खुश्क हो गई और मैं कोशिश के बावजूद अपनी इंसानी आवाज़ न निकाल सका। शायद बूढ़े सपेरे को भी मेरे इरादे का इल्म हो गया था और इसे खदशा था कि मैं इंसानी आवाज़ में शोर न मचा दूं। इसने मेरी गर्दन न छोड़ी और इस तरह मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेट कर उठा और तेज तेज कदमों से दरख्तों के दरमियान जो पगडंडी थी इस तरफ चल पड़ा। मुझे अपना सांस रुकता महसूस रहा था। मैं अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा था। बूढ़ा सपेरा मुझे अपनी कलाई के साथ लपेटे मेरी गर्दन उंगलियों में जकड़े पक्की सड़क पर आ गया, जिसको पार करके वो सामने वाले खेतों में चलने लगा। मेरे लिए ये एक बलाए नागहानी थी। मैं इसी वक्त को कोस रहा था जब मेरे दिल में कमीनगाह से बाहर निकलकर खुली हवा में सैर करने का ख्याल पैदा हुआ था। खेतों में ऊंची ऊंची फसल खड़ी थी। बूढ़ा सपेरा एक जगह खेत की मेड़ पर बैठ गया। इसका सांस अभी तक फूला हुआ था। इसने मुझे अभी तक गर्दन से पकड़ा हुआ था। फिर इसने उंगलियों की गिरफ्त मेरी गर्दन पर ढीली कर दी और अपनी आंखों के सामने लाकर मुझे अपनी सुर्ख अंगारा जैसी आंखों से घूर कर देखा और बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। मैं जानता हूँ तुम सांप नहीं हो, तुम इंसान हो और तुम्हें किसी सपेरे ने शिवनाग का मंत्र पढ़कर सांप बना दिया है। मेरे पास इस मंत्र का तोड़ नहीं है। मैं तुम्हें इंसानी शक्ल में वापस नहीं ला सकता, लेकिन अगर तुम मुझसे अपनी इंसानी आवाज़ में कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मैं अब शोर मचाकर अपने साथी मुजाहिदों को नहीं बुला सकता था। मैं इनसे बहुत दूर हो गया था। मैंने सोचा कि इस मक्कार सपेरे ने ज़रूर किसी ख़ास मकसद के लिए मुझे पकड़ा है। इसके लिए मैं एक नायाब सांप हूँ और वो अपना मकसद पूरा किए बगैर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने इसके साथ इंसान की आवाज़ में कोई बात की तो ये बात इस पर साबित हो जाएगी कि मैं असल में इंसान हूँ और मैंने सांप का रूप इख्तियार किया हुआ है। फिर तो ये मुझे किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। ये इसकी चाल है। वो सिर्फ ये मालूम करना चाहता है कि क्या वाकई मैं सांप नहीं बल्कि इंसान हूँ। वहाँ किसी को शोर मचा कर बुलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था।
लोग तो वैसे भी एक शाम को इंसान की आवाज़ में बात करते देखकर डर कर भाग जाते हैं। चुनांचे मैंने यही फैसला किया है कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा और इस बूढ़े मक्कार सपेरे पर यह राज कभी अफशा नहीं करूँगा कि मैं सांप नहीं बल्कि इंसान हूँ। चुनांचे मैं खामोश रहा। बूढ़े सपेरे ने मेरी गर्दन तो छोड़ दी थी, मगर मुझे पूरी तरह से काबू किया हुआ था और मैं इसकी गिरफ्त से निकलकर फरार नहीं हो सकता था। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपना आप मुझ पर जाहिर कर दो और इंसान की आवाज़ में मुझसे कोई बात कर लो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें सांप के जिस्म से निकाल कर इंसान के रूप में वापस ले आऊँगा। मेरे गुरु के पास शिवनाग के मंत्र का तोड़ मौजूद है। मैं तुम्हें इसके पास ले जाऊँगा और वो मंत्र फूंक कर तुम्हें सांप से इंसान बना देगा। यह भी सैयार सपेरे की एक चाल थी। मुझे यकीन हो गया कि वो किसी मार पर है। वो यूं ही कानपुर से मेरा ताकुब नहीं कर रहा था। इसको मेरी बू से महसूस हो गया था कि मैं सांप की शक्ल में इंसान हूँ। चुनांचे वो मुझे अपने कब्जे में करके मुझसे कोई ज़बरदस्त काम लेना चाहता था, लेकिन इसके लिए शर्त थी और ज़रूरी था कि मेरा इंसान होना साबित हो जाए। अभी तक इस पर यह साबित नहीं हुआ था कि मैं वाकई सांप की शक्ल में इंसान हूँ। अगर मैं ज़रा बोल देता तो ये बात साबित हो जाती और फिर मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मेरे साथ क्या सलूक करता। मैं खामोश रहा। बूढ़े सपेरे ने एक बार फिर मेरी गर्दन मजबूती से पकड़ ली और बीन ज़मीन पर रखकर बाएं हाथ से ज़मीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और धीमी आवाज़ में अजीब व गरीब किस्म के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ में ली हुई थोड़ी सी मिट्टी मेरे ऊपर डाल देता। मेरे जिस्म में पहले ही काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी थी। इसके मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर मिट्टी डालने से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रही सही ताकत भी ख़त्म होती जा रही है। खेतों में खामोशी थी, कोई किसान वगैरह वहाँ नहीं था, कोई आता जाता भी नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ा सपेरा बड़ी बेफिक्री से मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंक रहा था और मुझ पर मिट्टी भी डालता जा रहा था। एक बार इसने मुझ पर मिट्टी डाली तो मुझे अपना जिस्म पहले से ज्यादा बोझल महसूस होने लगा। बूढ़े सपेरे ने मेरी गर्दन पर हाथ की गिरफ्त ढीली कर दी। मेरी गर्दन इसके हाथ में ढलक गई। वो बराबर मंत्रों का जाप करता जा रहा था और मुझ पर थोड़ी मिट्टी डालता जा रहा था। जब इसके हाथों की मिट्टी खत्म हो गई तो इसने जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा और मुझे हाथ से छोड़ दिया। मैं जमीन पर बेजान सा होकर गिर पड़ा। मैंने खेत की फसल में भाग जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म इतना बोझल हो गया था कि मैं थोड़ा सा रेंग कर वहीं रुक गया। ऐसी मेरी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। ये बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे आदमी ख्वाब में किसी चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश करता है तो इसके पाँव मन भारी हो जाते हैं और दौड़ नहीं सकता। आपको भी शायद ख्वाब में इसका तजुर्बा हुआ होगा। मेरी भी वही हालत हो रही थी। मैंने 2-3 बार फरार होना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म इतना बोझल और भारी हो चुका था कि मैं 1-2 इंच रेंग कर वहीं रह गया। तब बूढ़े सपेरे ने झुककर कहा, तुम मुझसे कब तक अपना आप छुपाओगे? मैं तुम्हें एक बार फिर मौका देता हूँ, मुझसे इंसान की आवाज़ में बात करो। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज़ सुन भी रहे हो और इंसान की आवाज़ में मेरे सवाल का जवाब भी दे सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे इंसान की आवाज़ में बात करोगे तो मुझे खुशी होगी, फिर हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। मैं तुम्हें अपने गुरु सपेरे के पास ले जाकर सांप से इंसानी शक्ल में वापस भी ले आऊँगा। इसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊँगा कि हम दोनों माला माल हो जाएंगे। भारत में अमीर से अमीर और धनवान से धनवान भी हमारी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। बोलो क्या कहते हो? मैं फिर भी खामोश रहा और जुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। बूढ़े सपेरे ने सर हिलाया और बोला, तुम बड़े ज़िद्दी आदमी हो, कोई बात नहीं, मैं भी इस वक्त तक तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा जब तक कि तुम मुझसे इंसान की आवाज़ में बात नहीं करते। मैंने तुम पर ऐसा अग्नि मंत्र पढ़कर फूंका है कि तुम अपनी जगह से ज़्यादा हिलजुल नहीं सकोगे और मैं अगर तुम्हें मैदान में खुला भी छोड़ दूं तो तुम वहां से भाग नहीं सकोगे। मेरे मंत्र के असर से तुम इसी तरह सांप की शक्ल में ही रहोगे। बताओ क्या सोचा है तुमने? मैं इसके बावजूद खामोश रहा, कोई बात न की। बूढ़े सपेरे ने मुझे उठाकर पिटारी में बंद कर दिया, पिटारी झोले में डाली और लाठी टेकता एक तरफ चल पड़ा। मैं पिटारी में बंद था। पिटारी को इसने कपड़े में बांध रखा था। मुझे बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी, मीला के जिस्म की और कमांडो खालिद के जिस्म की बू जरूर आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बुएं हल्की होती जा रही थी। इसका मतलब था कि बूढ़ा सपेरा मुझे पिटारी में बंद करके शहर से दूर निकलता चला जा रहा है। फिर वो किसी ऐसी जगह पर आकर रुक गया जहाँ मोटर गाड़ियों और लोगों की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ से बूढ़ा सपेरा एक रक्शे में सवार हो गया। रक्षा देर तक चलता रहा। वो जहाँ रुका वहाँ भी लोगों की काफ़ी आवाज़ें थी। इन आवाज़ों में रेलगाड़ी के इंजन की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि सपेरा रेलवे स्टेशन पर आ गया है और मुझे यहाँ से किसी दूसरे शहर ले जा रहा है। मेरे सोचने, सुनने और महसूस करने की हिस्स इसी तरह नॉर्मल हालत में थी। सिर्फ मेरा जिस्म सुन होकर बोझल हो गया हुआ था और मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा हरकत नहीं दे सकता था। बूढ़ा सपेरा किसी ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन किसी तरफ जा रही थी, मुझे कुछ इल्म नहीं था। शुरू में मुझे वक़्त का कुछ एहसास रहा, फिर ये अंदाज़ा भी जाता रहा कि कितना वक़्त गुजर गया है।
ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं पिटारी में बंद पड़ा था। मुझे अब ना कमांडो खालिद की बू आ रही थी, ना जमीला के जिस्म की बू महसूस रही थी। ये लोग मुझसे बहुत दूर हो चुके थे। शायद ट्रेन एक दिन और एक रात चलती रही। इस दौरान बूढ़ा सपेरा ट्रेन से कई बार उतरा था। एक बार वो उतरा तो मुझे सुनाई दिया कि वो किसी से दूसरी ट्रेन के बारे में पूछ रहा था। ये सपेरा इतना यार था कि इसने किसी से पूछते हुए शहर वगैरह का नाम नहीं लिया था। इसे यकीन था कि मैं शहर का नाम सुन लूँगा और वो नहीं चाहता था कि मुझे मालूम हो कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है। यहाँ इसने ट्रेन बदली थी। यहाँ से आगे फिर रेलगाड़ी का तवील सफ़र शुरू हो गया। हिंदुस्तान का मुल्क बड़ा कुशादा मुल्क है। शुमाल से जुनूब और मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाएँ तो 3-3 दिन गाड़ी चलती रहती है। इस दौरान बूढ़े सपेरे ने मुझे एक लम्हे के लिए भी पिटारी से बाहर नहीं निकाला था। मुझे बाहर निकालने की इसे ज़रूरत ही नहीं थी। वो जानता था कि सांप कई दिन कुछ खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। आखिर एक जगह वो रेलगाड़ी से उतर कर किसी लारी में सवार हो गया। लारी ऊंची जगहों पर देर तक चलती गई। काफ़ी देर बाद एक जगह रुक गई। मुसाफिरों के उतरने की आवाज़ें आने लगी। यहाँ लोग ठीक ठाक उर्दू ज़ुबान में बातें कर रहे थे। मुझे महसूस होने लगा कि सपेरा पैदल चल रहा है। शायद कोई वीरान इलाका था। किसी गाड़ी मोटर या आदमी की कोई आवाज़ नहीं आती थी। एक बार सिर्फ एक हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी जो आसमान पर से गुजर रहा था। यह आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गई। फिर परिंदों की आवाज़ आई। ये आवाज़ें भी पीछे रह गईं और खामोशी छा गई। बूढ़ा सपेरा एक ख़ास नबीतुली रफ्तार से चलता जा रहा था। खुदा जाने वो मुझे कहाँ लिया जा रहा था। एक बैलगाड़ी करीब से गुजरी। मुझे बैलों की घंटियों की आवाज़ आई। किसी देहाती ने बूढ़े सपेरे को मुखातिब करके कहा, प्रणाम मीरू दादा। प्रणाम भैया। बूढ़े सपेरे ने जवाब में कहा। यहाँ मुझे मालूम हुआ कि इस सपेरे का नाम मीरू है और वो किसी ऐसी बस्ती के करीब पहुँच गया है जहाँ लोग इसे जानते हैं। किसी आटे की चक्की के चलने की आवाज़ दूर से आ रही थी। ये चक्की के इंजन की टिक टिक की आवाज़ थी। ये आवाज़ दूर हो गई। लगता था हम बस्ती से भी दूर निकल आए हैं। मैं बूढ़े सपेरे को गाली देकर पूछना चाहता था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है, मगर मैं इंसानी आवाज़ नहीं निकालना चाहता था। बोलने से मेरा राज फाश हो जाता। मैं सब्र शुक्र करके पिटारी में खामोश पड़ा रहा। बूढ़े सपेरे को लारी से उतर कर पैदल चले आधा घंटा ज़रूर गुजर गया था। कमबख्त ऐसा चाकू चबंद बूढ़ा था, ज़रा नहीं थका था। आखिर वो एक जगह रुक गया। वो बैठ गया था। फिर ऐसा लगा जैसे इसने अपना झोला कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया। मुझे पानी की आवाज़ आई। बूढ़ा मुंह हाथ धो रहा था। शायद ये कोई नदी थी। थोड़ी देर बाद बूढ़ा सपेरा वहाँ बैठ रहा। इसके बाद फिर आगे रवाना हो गया, मगर अब वो कदम कदम चल रहा था। लगता था कि इसकी मंजिल आ गई है। दूर से कुछ बच्चों के खेलने की और एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें आई। बूढ़ा सपेरा रुक गया। किसी ने इसको पुकार कर कहा, मीरू तुम अंदर बैठो, मैं आ रहा हूँ। मीरू सपेरा चंद कदम चलकर एक जगह बैठ गया। झोले को इसने अपने घुटनों पर रख लिया था। थोड़ी ही देर में वही आदमी जिसने इसे आवाज़ दी थी, इसकी आवाज़ करीब से आई। कहो दादा कहाँ गए थे? कोई कमाई वगैरह हुई? बड़े दिन लगा दिए हैं इस बार। बूढ़े सपेरे ने जवाब दिया। लोग भाग सांपों का तमाशा अब नहीं देखते। बच्चे भी दूसरे खेल खेलते हैं। सांप का तमाशा दिखाऊं तो इनकी माएँ इन्हें पकड़कर घरों में ले जाती हैं कि नाग डस लेगा। फिर बूढ़े सपेरे ने इस आदमी से पूछा, मुरादी आया है? दूसरे ने कहा, कल आया था। कहता था मीरू दादा आए तो इसे कहना मैं अगले दिन रात को आऊँगा, शायद आज आ जाए। हाँ दादा, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाऊं? तेरी बहू ने आज खिचड़ी पकाई है, ले आओ। दूसरा आदमी चला गया। बूढ़े शिकारी ने झोले में से पिटारी निकाली, इसका ढकना खोला और मुझे गर्दन से पकड़ लिया। हैरानी की बात है कि इसके हाथ में अजीब ताकत थी। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मुझ पर और ज़्यादा नकाहत तारी हो गई और मैं कोशिश के बावजूद बूढ़े सपेरे के हाथ पर न डस सका। लेकिन वो इतना तजुर्बेकार और पुराना सपेरा था कि अगर मैं इसे डस भी लेता तो इसके पास मेरे जहर का तोड़ ज़रूर मौजूद था। इस किस्म के पुराने और तजुर्बाकार बूढ़े सपेरों के पास शिवनाग का मनका हर वक्त मौजूद होता है। इन पर जहरीले से जहरीले सांप के जहर का असर नहीं होता। इसकी सिवा इन्हें ऐसे मंत्र याद होते हैं कि जिनके फूंकने से सांप के जहर का असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस ख्याल से इसे डसने की कोशिश की थी कि शायद मेरा जहर इसे हलाक कर दे। मैं अपनी जगह से थोड़ा सा हिला ज़रूर था, लेकिन डसने के लिए जितना मुंह खोलने की एक सांप को ज़रूरत और दांत गाड़ने के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत होती है वो मुझ में नहीं रही थी। बूढ़े सपेरे ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हें जहाँ लेकर आ गया हूँ यहाँ से तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझको अपना भेदी बना लो। मुझसे आदमियों की तरह बात करके बता दो कि तुम आदमी ही हो और तुम पर फलां सपेरे ने मंत्र करके
तुम्हें सांप बना दिया है, बोलो। मैंने तो फैसला कर रखा था कि चाहे कुछ हो जाए ये राज मैं इस मक्कार को नहीं बताऊंगा। यही एक चीज़ मेरे पास बाकी रह गई थी जिसकी मैं पूरी तरह हिफाजत कर रहा था और जिस पर मेरा इख्तियार भी था। और इस अय्यार सपेरे का कोई इख्तियार नहीं था। इसके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं था जिसको फूंक कर वो मुझे इंसानों की तरह बोलने पर मजबूर कर सके। मैं चुप रहा। बूढ़े सपेरे ने फिर कहा, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा दौलतमंद बना दूंगा। लोग दूर दूर से तुम्हारी पूजा करने आएंगे और तेरे कदमों में सोने चांदी के ढेर लगा देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम दिन में एक बार अपने पुजारियों के आगे इंसानी आवाज़ में एक श्लोक पढ़ दिया करो। मैं समझ गया कि वो मुझे किसी मंदिर में रखकर लोगों को अहमक बनाकर ये मशहूर करके मेरी अंधाधुंध पूजा करवाना चाहता था। इस तरह से वो मेरे जरिए खुद बेपनाह दौलत कमाना चाहता था। मेरा ख्याल भी आया कि अगर मैं इस पर यह जाहिर कर दूं कि मैं वाकई इंसानी आवाज़ में बात कर सकता हूं तो ये मुझे किसी मंदिर में ही बिठाएगा, मैं वहां से आसानी से फरार हो सकूंगा। फिर ख्याल आया कि ये मक्कार सपेरा इतना अहमक और गधा नहीं है कि आसानी से मुझे फरार होने का मौका दे दे। इसको भी मालूम है कि मैं फरार हो सकता हूँ। ये कोई ऐसा मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंक देगा कि मैं अपनी जगह से हिल भी ना सकूंगा या थोड़ी सी हरकत ही कर सकूंगा। इसका इलाज तो एक ही था कि मेरा दौरा ख़त्म हो जाए और मैं खुद ब खुद सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं और यहाँ से फरार हो जाऊं। फिर यह ख्याल भी आता कि मुझ पर सपेरे ने जो नीम बेहोशी का मंत्र फूंका हुआ है, हो सकता है मेरे इंसान बन जाने पर भी वो असर मेरे जिस्म पर कायम रहे और मैं अपनी जगह से हरकत न कर सकूं। गर्ज की मैं अजीब मुश्किल में फंस गया था, लेकिन ये मैंने अहद कर लिया था कि मैं सपेरे पर यह जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैं इंसान की तरह बात कर सकता हूँ। सिर्फ इसी तरह मैं इसे शिकस्त दे सकता था। मैं एक झोंपड़ी में था जिसके दरवाजे में से डूबते सूरज की फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। यहाँ भोपाल वाली सर्दी नहीं थी जिससे मालूम होता था कि ये हिंदुस्तान का जनूबी इलाका है। झोंपड़ी के दरवाजे में से बाहर वीरान मैदान है जहाँ दूर एक दो झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। शायद ये सपेरों की कोई बस्ती थी। बाहर से किसी के कदमों की आहट आई तो बूढ़े सपेरे ने जल्दी से मुझे पिटारी में बंद करके पिटारी चारपाई के नीचे रख दी। वही आदमी जिसने बूढ़े शिकारी से खिचड़ी के बारे में कहा था। केले के पत्तों में इसके लिए खिचड़ी और पानी लेकर आया था। इसने कहा, दादा लो खिचड़ी खाओ, पानी भी ले आया हूँ। बूढ़ा शिकारी बोला, जीते रहो बेटा। दोनों आपस में दूसरे सपेरे और सांपों के बारे में बातें करते रहे। फिर वो आदमी चला गया। सपेरा चारपाई पर लेट गया। मुझे चारपाई के चिरचिराने की आवाज़ आई जिससे मैंने अंदाजा लगाया था कि वो लेट गया है। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद किसी ने बाहर से आवाज़ दी, अरे मीरू दादा अंदर हो गया। बूढ़ा शिकारी जल्दी से उठकर बैठ गया। बोला, मुरारी अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा हूँ। कोई आदमी अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। इसका नाम मुरारी था। मुरारी ने पूछा, कहो कोई सफलता हुई, कुछ मिला? बूढ़े शिकारी ने फरते मुसर्रत से कांपती हुई आवाज़ में कहा, अरे मुरारी, लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान हो गई है। आजकल ऐसे सांप कहाँ मिलते हैं जो आदमी की जून में आ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान थी। मुझे एक ऐसा सांप मिल गया है। मुरारी ने बेख्तियार होकर पूछा, कहाँ है वो सांप, मुझे दिखाओ, जल्दी दिखाओ। अरे हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के हमराज लगते थे। बूढ़े सपेरे ने चारपाई के नीचे से पिटारी निकालकर अपने आप चारपाई पर रखी और इसे खोलकर बोला, देखो ये है वो सांप। झोंपड़ी में लालटेन रोशन थी। रात हो गई थी। इसके हमराज साथी मुरारी ने झुककर मुझे देखा और बोला, दादा क्या ये आदमी की तरह बोलता है? बूढ़ा शिकारी कहने लगा, बस यही एक मुसीबत है, ये आदमी की आवाज़ जानबूझकर नहीं निकाल रहा है। अरे मेरा तजुर्बा बताता है कि इसके जिस्म से वही बू आ रही है जो एक मनुष्य नाग से आती है। मगर ये बड़ा चालाक आदमी है, मुंह बंद करके बैठ गया है। मेरे लालच देने पर भी नहीं बोलता। मुरारी भी कोई सपेरा था। इसने मुझे उठाकर सूंघा और बोला, दादा है तो ये मनुष्य सांप। अरे तुमने तो कमाल कर दिखाया दादा। राजा से हम 10 लाख सोने की मोहरें लेंगे, पूरे 10 लाख। मगर दादा जब तक ये सांप आदमी की जुबान में कोई बात नहीं करेगा, राजा तो हमें पूटी कोड़ी भी नहीं देगा, बल्कि उल्टा हमें रियासत की जेल में बंद कर देगा, जहाँ से हम कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे, वहीं मर खप जाएंगे। बूढ़े सपेरे ने कहा, ये जरूर बोलेगा, ये जरूर बोलेगा। तुम फिक्र न करो, तुम मुझे राजा के पास तो लेकर जाओ। राजा के सामने जाकर ये सांप अपने आप आदमी की आवाज़ निकालेगा, तुम इसकी फिक्र न करो। मुरारी कहने लगा, पहले हमें राजा के मंत्री जी से मिलना होगा। वो साला भी तो इनाम में से अपनी पत्ती मांगेगा, इसको भी एक हिस्सा देना होगा। बूढ़ा सपेरा बोला, हम राजा से 20 लाख मोहरें तलब करेंगे, इसमें से एक हिस्सा मंत्री को देने के बाद हमारे पास बहुत कुछ बच जाएगा। मुरारी ने कहा, मेरा विचार कहता है कि राजा इससे भी ज्यादा इनाम देगा। आखिर इसके रियासत की गद्दी की विरासत का मामला है, राजा कैसे गवारा करेगा? इसके मरने के बाद रियासत पर इसके भाई का बेटा बैठ जाए। बूढ़े सपेरे ने कहा, मुरारी राजा का बाप भी 20 लाख तलाई मोहरें देगा, तुम मुझे इसके पास तो ले चलो। दादा ले तो मैं जाऊं, पर ये सोच लो कि अगर तुम्हारा सांप आदमी की बोली न बोला तो हम दोनों की खैर नहीं। बूढ़े सपेरे ने कहा, मुरारी ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। तुम मंत्री से बात करो जाओ,
मैं दिल में बड़ा हैरान हो रहा था कि आखिर ये अय्यार सपेरा इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा है कि मैं राजा के आगे इंसानी आवाज़ में बोल पड़ूंगा। बहुत गौर किया मगर कुछ समझ में न आया कि इस मक्कार सपेरे ने दिल में क्या सोचा हुआ है। आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि राजा के दरबार में जाकर मुझ पर ज़रूर कोई ख़ास किस्म का जादुई मंत्र फूंकेगा जिसके असर से मैं अपने आप बोल पड़ूंगा। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं ज़ुबान नहीं खोलूंगा। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन मुरारी ने आकर बूढ़े सपेरे को बताया कि राजा के मंत्री ने अपने महल में बुलाया है। बूढ़ा सपेरा इसी वक्त इसके साथ चल पड़ा। जिस पिटारी में मैं बंद था वो इसने अपने पास रख ली थी। ये मेरे कड़ी इम्तिहान का वक्त था। कुछ मालूम नहीं था कि राजा के दरबार में जाकर क्या हो जाए। अगर इस पुराने पापी सपेरे ने कोई ऐसा मंत्र पढ़ दिया जिसका मुझ पर असर हो गया तो मैं अपने आप बोल पड़ा तो ये मेरी शिकस्त और इस बदमाश की फतह होगी जो मैं नहीं चाहता। ये खास मंत्र इस बूढ़े सपेरे ने आखिरी वक्त के लिए शायद इसलिए बचा कर रखा हुआ था कि मैं पिटारी में बंद था, देख नहीं सकता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये लोग मुझे लेकर कहाँ आ गए हैं। बाहर की आवाज़ों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम किसी बड़े महल में आ गए हैं। जगह जगह बूढ़े सपेरे और मुरारी से पूछगछ होती कि कौन हो, कहाँ जा रहे हो, इजाज़त नामा दिखाओ। मुरारी इसकी रहनुमाई कर रहा था। इसके पास रियासत के राजा की मंत्री का खास इजाज़त नामा था जिसे दिखाकर वो महल में एक कमरे में पहुंच गया जहां इसे बताया गया कि यहाँ बैठो, मंत्री जी अभी तशरीफ़ लाते हैं। दोनों बैठ गए और आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद इनके बैक वक्त प्रणाम करने की आवाज़ आई। मंत्री जी को महाराज शिव जी का दर्शन हो। महाराज मीरू सपेरा हाजिर है। एक भारी आवाज़ आई, क्या वो सांप मिल गया है? मीरू ने कहा, हाँ महाराज मिल गया है। ये देखिए ये शिव जी के एक अवतार का नाग है। ये देवता समान है पर सांप की जून में है। मंत्री ने पूछा, ये कैसे मालूम हो कि ये देवता है? इसको बुलाकर दिखाओ, पहले ये आदमी की आवाज़ में बात तो करे। मीरू ने बड़े एतमाद से कहा, महाराज आप हमें राजा जी के हुजूर ले चलें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ जाते ही आदमी की आवाज़ में बातें करने लगेगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? पहले यहाँ इससे बात करके दिखाओ। राजा के हुजूर ना बोला तो मेरी भी बेइज्जती होगी और तुम दोनों भी कैद में डाल दिए जाओगे। खुदा जाने बूढ़ा सपेरा क्यों इसरार कर रहा था। कहने लगा, महाराज ये राजा के दरबार के सिवा और किसी जगह नहीं बोलेगा। आप विश्वास रखें ये राजा के दरबार में अपने आप बोलने लगेगा। मेरे पास एक खास मंत्र है जिसका असर सिर्फ राजा के सामने ही होगा। मंत्री ने कहा, अगर तुम्हारा मंत्र न चला तो मेरी जो बेइज्जती होगी वो तो होगी मगर तुम भी जिंदा न बच सकोगे, ये सोच लो। बूढ़े शिकारी ने इसे पूरे तमाल लहजे में कहा, महाराज ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। तब मंत्री ने मुरारी से कहा, मुरारी तुमने इस सपेरे से मेरे हिस्से की बात कर ली है ना? तुम्हें राजा से जो इनाम मिलेगा इसका तीसरा हिस्सा मेरा होगा। मुरारी ने कहा, महाराज मैंने बात कर ली है, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मंत्री बोला, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं राजा साहब से जाकर बात करता हूँ। खुदा जाने ये हिंदुस्तान की कौन सी रियासत थी? कोई छोटी सी गुमनाम रियासत ही होगी क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें तो भारतीय हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी। मंत्री के जाने के बाद मुरारी एक बार फिर बूढ़े सपेरे से कहने लगा कि मीरू दादा एक बार फिर सोच लो, अभी वक्त है, कम से कम मुझे ही बता दो कि तुम राजा के सामने जाकर इस पर कौन सा मंत्र पढ़ोगे। बूढ़े सपेरे ने इसे कुछ न बताया। थोड़ी देर बाद ये लोग मेरी पिटारी लेकर चले गए। इनके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। मालूम होता था कि वो पिटारी पर कालीनों पर चल रहे हैं। फिर वो एक जगह रुक गए। मुरारी और बूढ़े सपेरे ने किसी को हिंदी संस्कृत में ज़बरदस्त तरीके से प्रणाम वगैरह किया। मंत्री की आवाज़ बुलंद हुई, महाराज अधिराज बूढ़ा सपेरा मीरू अवतारी नाग लेकर आपकी सेवा में हाजिर है। किसी मर्द ने बावकार आवाज़ में पूछा, मीरू क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अवतारी नाग ही है? बूढ़े सपेरे ने आजी से कहा, महाराज मेरी 7 संताएं नागों में गुजर गई हैं। मैं सांप की बू सूंघकर इसकी नस्ल को पहचान लेता हूँ। ये अवतारी नाग ही है, मुझे पूरा विश्वास है। बावकार आवाज़ यकीनन राजा की थी। इसने दूसरा सवाल किया, क्या तुम इससे इंसान की आवाज़ में बात कर सकते हो? क्योंकि यही अवतारी नाग की पहचान है और हमें इसी नाग की ज़रूरत है। बूढ़ा सपेरा बोला, महाराज हाथ नागिन को आरसी गया, मैं भी नाग से बात करके दिखा देता हूँ। इसके साथ ही इसने मेरी पिटारी खोल दी, मुझे गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला। मैंने देखा कि मैं किसी आलीशान महल के सजे हुए कमरे में हूँ। दीवारों पर रेशमी पर्दे लटक रहे हैं। सुतूनों के पास सुर्ख वर्दियों वाले खादम अदब से खड़े थे। छत मुनक्किश थी जिसमें कहीं कहीं ब्लोर के कीमती फानूस लगे थे। मेरे करीब ही मुसंद पर गाव तकिए लगाए एक भारी भरकम आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, गले में हीरे मोतियों के हार थे, चमकीली उचकन और रेशमी पगड़ी बांधे बैठा था। बूढ़े सपेरे के पास ही मुरारी और मंत्री अदब से खड़े थे। बूढ़े सपेरे ने मुझे चांदी की छोटी सी मेज पर बिठा दिया। इसके हाथ में जाने कौन सा तलीसम था कि इसका हाल लगते ही मेरे बदन की नकाहत बढ़ जाती थी और मैं ज्यादा हरकत नहीं कर सकता था। सपेरे ने अपनी जेब में से एक काला धागा निकाला और इसे सामने रखकर इस पर मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने लगा। फिर इसने वो काला धागा मेरी गर्दन में बांध दिया। इसके बाद दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंकता जाता था वैसे
वैसे मेरे अंदर एक तमूद सा पैदा होने लगा था। कोई शय बेख्तियार होकर मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि ये मेरी आवाज़ है जो मेरे सांप वाले जिस्म के अंदर से बुलबुलों की शक्ल में मेरे मुंह के करीब आ रही है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।